ठीक है, ओके ओके ओके। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के माबैन हुकूमत साजी पर तमाम मामला तय पा गए हैं। कौन होगा वज़ीर आज़म, कौन बनेगा सदर, गवर्नरशिप्स किसके पास जाएंगी, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, ये तमाम मामला कल लेट नाइट मीटिंग में तय कर लिए गए खुश उसलूबी के साथ। इससे पहले उबाम की कैफियत थी। ये भी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद कंफर्टेबल नहीं है इस अंदाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट करने में, अगरचे एक प्रिंसिपल स्टांस ले लिया था और पहले ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कह चुके थे कि हम असूली तौर पर नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये भी देखना बाकी है कि क्या पहले फेज़ में या दूसरे फेज़ में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनती है या नहीं। हम ये पहले भी बात करते आए हैं कि इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उनका हल उसी वक्त मुमकिन है जब तमाम कुव्वतें आपस में मिल के आगे चलने का फैसला करें। और माजी करीब में जो हमने एक कैफियत देखी जिसमें सियासी इंतशार भी पैदा करने की कोशिश की गई, वो ना हो। अब फैसला अच्छा किया है। दोनों जमातों में बहुत ज़ीरक सियासतदान मौजूद हैं, उनको मालूम है कि हुकूमत कैसे करनी है, गवर्नेंस को कैसे ठीक करना है। और जब सारे इदारे, सियासी जमातें, हुकूमत एक सफ़े पे होंगी तो मुल्क के मसाइल हल करना बहुत हद तक मुमकिन हो जाएगा। और इसके साथ साथ अपोजिशन का भी एक बहुत मुस्बत किरदार होगा पार्लिमानी सियासत में, अगर वो वाकई पार्लिमानी सियासत करना चाहते हैं और किसी दोबारा से किसी जमूत का शिकार हुकूमत को या मुल्क को नहीं करना चाहते, तो ऐवान के अंदर रह के कौमी असम्बली में, सेनेट में या सूबाई असम्बलियों में इशूज़ पर बात हो सकती है। अगर वो समझते हैं कि हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करने जा रही है जो मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होंगे, तो यकीनन अपोजिशन का वहाँ पे एक बहुत अहम किरदार सामने आ सकता है। लेकिन माजी में ऐसा किरदार सामने नहीं आया, ख़ास तौर पे उन लोगों का जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। गुफ्तगू करते हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं वकार सती साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, साफ़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर गौरसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर थैंक यू वेरी मच। शेख सलाउद्दीन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर जमान कुरैशी साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट की, ये कहा गया, और उसके बाद फिर कमेटीज़ की मीटिंग हुई और आपने एक फार्मूला तय किया, पावर शेयरिंग फार्मूला। अब पावर शेयरिंग फार्मूला तो हो गया तय, लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अपना विजन है, पीपल्स पार्टी का एक अपना विजन है। आपने वजीर आजम के हक में वोट देना है, उसके बाद वजीर आजम साहब जो भी फैसला करेंगे, काबीना जो भी फैसला करेगी, अच्छा बुरा, उसमें पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी भी होगी। आया आप काबीना का हिस्सा बने या ना बने, आप एग्री करते हैं इससे? हैदर जमान कुरैशी साहब, आपसे सवाल किया। हैदर जमान कुरैशी साहब से रब्ता दोबारा हम करने की कोशिश करते हैं, कोई कम्युनिकेशन का मसला है। शेख सलाउद्दीन साहब, MQM एक अहम इत्तेहादी के तौर पर सामने आ रही है दोबारा हुकूमत में, और इससे पहले भी आप 16 माह हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब कुछ कह रहे हैं, उनसे रब्ता बहाल हो गया। जी कुरैशी साहब। जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था शहजाद के, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया और पाकिस्तान और जमहूरियत की मुस्तहकम जो है करने के लिए और पाकिस्तान के सामने रखने के लिए, इसमें कोई दो आ रहा नहीं है कि हम एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी एक आइडियोलॉजी भी डिफरेंट है और हमारा एक मैनिफेस्टो भी बिल्कुल उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो शायद पीएमएल नवाज किसी और अंदाज में एड्रेस करना चाहे। तो हमने लेकिन दो तीन चीजें 15-16 माह की जो हमारी इश्तराक था पिछली हुकूमत में, उसको सामने रखते हुए और इस वक्त मुल्क को जो मसाइल हैं, पहली बात यह है कि हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर का वोट देना और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सपोर्ट करना मेरा समझता हूँ ये एक स्ट्रेंथनिंग ऑफ पार्लियामेंट है एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जहां तक कैबिनेट में ना आने का जो फैसला है, तो बड़ी क्लियर वजूहत हैं और जो हमारी सीईसी का डिसीजन था हम उसी पर कायम थे। मीडिया में काफी लेकिन सारी मतलब ये हैदर जमान कुरैशी गुफ्तगू साहब होती रही, बिल्कुल ये पत्थर पे लेकिन लकीर नहीं है। आप कुछ अरसे बाद या अभी भी चंद दिनों में इसको रिव्यू भी कर सकते हैं ना, ये तो पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप समझें कि ज्यादा बेहतर और मुनासिब होगा कि अगर आप काबीना का हिस्सा बने, मतलब रिव्यू की गुंजाइश तो है ना? कुरैशी साहब। शेख सलाउद्दीन साहब, आपसे सवाल है सर। अब आप एक अहम इत्तेहादी के तौर पे दोबारा सामने आएंगे। पिछले 16 माह में जो हुकूमत आपका हिस्सा रहे,
एक तो बताइएगा, शेयर कीजिएगा तजर्बा एट आपका दिस कैसा। पॉइंट इन टाइम इंश्योर हमें नहीं लगता कि इसमें अभी फिलहाल कोई रिव्यू की गुंजाइश है। आगे ओके, जाके ठीक है, पॉइंट आ गया। फ्यूचर में क्या हैदर होता जमान है कुरैशी वो साहब, तो मैं देखा वापस आता हूँ जाएगा। आपकी जानिब, जरा कुछ आवाज़ का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। शेख सलाहुद्दीन साहब, अगेन सवाल वही है कि लेकिन अब मैं दोबारा से आप हुकूमत आपको का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मैं तो चैलेंजेस भी हैं। पीपल्स आप मेरे पार्टी के साथ आपकी एक सियासी मुखालफत है, आजकल कुछ इशूज़ भी चल रहे हैं। सो इस तमाम तर मामलात में आप समझते हैं कि कंफर्टेबली आप हुकूमत ज्वाइन कर लेंगे, पीपल्स पार्टी भी अगर आ जाती है, और फिर बेहतर तौर पर जैसे 16 माह में आपने कारकर्दगी दिखाई है उसी तरीके से अगले 5 साल भी आप जारी रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, बात यह है कि देखें, इस वक्त मुल्क के अंदर जो बुरहानी कैफियत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कल रात से जो हम खबरें सुन रहे हैं उसके मुताबिक जो है तमाम पार्टियों ने जो फ़ैसला किया है कि अब जो है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमें एक अच्छे नेक नियति के साथ और एक अच्छी उम्मीद के साथ पाकिस्तान के खातिर हम सब अगर मिलकर बैठ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम मिलकर ही इस बहरान के हल की तरफ जा सकते हैं और बहरानों से निकाल भी सकते हैं पाकिस्तान को। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मईशत आपकी और नीचे की तरफ चली जाएगी। तो हमें इस वक्त अगर इस बात तय कर लें कि अब जो है जो कुछ भी हुआ माजी के अंदर, यकीनन हम बहुत मुश्किलात में रहे, और ख़ास तौर पे मैं अगर मुत्तहदा कौमें पाकिस्तान की बात करूँगा तो हमने अपने दिल पे बहुत पत्थर रख के बहुत सारे फ़ैसले किए पाकिस्तान की खातिर। आज भी हम कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की खातिर अब हम सब मिलकर बैठ जाएं और इसको बहरानों से निकालें। देखिए, जो भी माजी में हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं यकीनन बहुत अच्छे नहीं रहे, कहीं पर थोड़ी बहुत रिलीफ लाने की कोशिश करते रहे, और आज भी हमारी ख्वाहिश ये है कि एक अवामी जो इस वक्त आवाम के जो मयार पे पूरे उतरें। और यकीनन देखें कि आवाम क्या चाहती है, पॉलिटिशियन से क्या चाहती हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे क्या चाहती हैं, वो अपने मसाइल का हल चाहती है। अच्छा, हम शेख साहब ग्रास ये रूट लेवल फरमाइए के कि मिडिल एक खबर क्लास चल लोग रही हैं, थी कि हम आप रहते भी एमक्यूएम की आवाम के ख्वाहिश अंदर हैं, है तो हमारी कि ख्वाहिश ये है। कामरान टेसोरी साहब बदस्तूर गवर्नर सिंध के तौर पे काम करते रहें, यानी कि अगली ये जब हुकूमत आती है तो कामरान टेसोरी साहब ही गवर्नर सिंध रहें, जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है। आप ये खबर दुरुस्त है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त जो तमाम सूबों के दरमियान एक जो मामला आ रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ अपने अपने कैंडिडेट लेके आ रही है। लेकिन ये है कि सिंध के अंदर आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पे एमक्यूएम जो है शहरी इलाकों की एक अक्सरियती जमात है, और हमने हमेशा जो है यहाँ पे एक जो फार्मूला तय किया था वो ये था कि गवर्नर जो है वो एमक्यूएम से ही होगा। इस वक्त जो है कामरान टेसोरी साहब की जो बात हो रही है, यकीनन इसलिए भी बात हो रही है कि पिछले जब से उन्होंने अपने ओहदे पर आए हैं, उन्होंने अपना ओहदा संभाला है, उस वक्त से लेके आज तक एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं हमारे साथ, और पार्टी और सिंध के लिए ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत सारे काम किए लेकिन अभी हैं। आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मकसद यही है आईटी सेंटर और मुख्तलिफ अपने जो दरवाजे खोले गवर्नर का ऑफिस लेना। मतलब कामरान टेसोरी साहब की बहुत अच्छी रेप्यूट है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं, लेकिन इंसिस्ट करना कि जी गवर्नरशिप हमें मिलनी चाहिए, सो इसमें वो पब्लिक वेलफेयर फलाह बहबूद का काम कैसे आ सकता है, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे। तो सिर्फ यही होगा कि एक पावर शेयरिंग है कि आपने मतलब बारगेन कर ली सियासी तौर पर और उस पर ये ओहदा हासिल कर लिया। देखिए, इसमें होता ही है कि जब आप किसी के साथ कोई एक हिमायत करते हैं एक मशरूत तौर के ऊपर, क्योंकि देखें अब हमने वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं कि गैर मशरूत हिमायत का मतलब ये होता है कि आपने फिर वो आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक गवर्नर हाउस का ताल्लुक़ है या गवर्नर की बात है, कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से ये जो गवर्नर की जो सीट है वो एमक्यूएम के पास ही रही है, और अभी जो मौजूदा गवर्नर हैं इन्होंने अपने दरवाजे खोले हैं गवर्नर हाउस के। यहाँ पे आपने देखा होगा कि आईटी यूनिवर्सिटी का क़याम भी अमल में आ गया है, और इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं आवाम के अंदर। बहुत गुड फॉर द पीपल ऑफ सिंध। आपके ख्याल में आपकी ये सोच है, बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन। मैं वापस आता हूं, आप जाने वकार सती साहब। पार्टी जी जी शेख साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूं, जरा आगे बढ़ते हैं। वकार सती साहब, अब पहले जो इलेक्शन से पहले जो बिलावल साहब की गुफ्तगू थी, उनके बयानात थे, उनकी तकारीर थी, जो वो बात कर रहे थे और नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे थे और कह रहे थे कि गवर्नेंस भी ख़राब थी, फैसले भी गलत किए गए, अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार को सपोर्ट करने पे तैयार हैं। तो क्या उनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि अगर जो आप इलेक्शन से पहले गुफ्तगू करते थे उसके मुताबिक, तो किसी सूरत भी आप वोट नहीं दे सकते अगर उन बातों को सच माना जाए?
मतलब वो सिर्फ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स था, प्लेइंग टू द गैलरीज था, वोटर को अपनी तरफ खींचने की ये कोशिश थी? बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, ये इसमें आप ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं, बल्कि तमाम जो पार्टियां हैं, बिलखुसूस जो अभी हुक्मरान इत्तेहाद बनने जा रहा है, जो एक वो सियासी जो एक अखंड हो रहा है या अलायंस जो बन रहा है, तमाम जमातें देखें आप, MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या बातें होती थी, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या होती थी, इवन कि दूसरी जो पार्टी थी उनके और ये 8 फरवरी से पहले की बात है। लेकिन शहजाद, ये भी हकीकत है कि जो मुल्क के हालात हैं, इन तमाम सियासी जमातों ने मुल्क की वो सियासी और मुआशी इस्तेकाम के लिए बड़े दिल से बड़े फैसले किए हैं। ये आसान बात नहीं होती। दोनों बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी के अपने अपने मंशूर हैं, वो अलग अलग लोगों से वादे करके वो यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने अगर अपनी अना को, अपनी ज़िद को साइड पर रख के मुल्क को तरजीह दी है, तो ये वो काबिल सताइश बात है। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो ये अलायंस बनने जा रहा है, ये इसके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके पास इसको हर सूरत मुस्बत अंदाज में आगे वो बढ़ना है। और मैं ये भी समझता हूँ कि MQM समेत पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे और किसी की अना आड़े नहीं आएगी, और ये मुल्क बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, और ये लेके जा सकते हैं, बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी ने सियासी तौर पे एक बात हो रही है सिर्फ कि अपने कार्ड्स एक बड़े अच्छे तरीके से प्ले किए हैं, और बावजूद उसके कि उनको अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो मैक्सिमम शेयर लेने में कामयाब हो गए हैं जो पावर शेयरिंग फार्मूला उसके तहत, और ये भी इम्कान है कि वो फर्स्ट फेज़ या सेकंड फेज़ में वफाकी काबीना का हिस्सा भी बन जाए। देखिए शहजाद, ये तो लकीली ऐसे नंबर्स उनके पास आ गए हैं कि वो अगर वो जिसके साथ लगते हैं वही जो है वो रूलर बन सकता है। लेकिन नो डाउट, क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी में जो नेगोशिएशंस के गट्स हैं या जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो नहीं है? क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी भी दूसरी पार्टी से कमज़ोर है पार्लियामान के अंदर पार्लिमानी सियासत करने में? मैं तो समझता हूँ कि नहीं। बिलखुसूस नामजद जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके आप उनकी कोई भी बात देख लें, उनकी कोई कमिटमेंट देख लें, उनकी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है जो पूरी ना हुई हो, कोई ऐसी बात नहीं है जो वो ना करते हो। अच्छा वकार, एक सवाल है कि अभी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उसके बाद PDM की गवर्नमेंट आई, सुबह सदर आरिफ अलवी अपने ओहदे पर कायम रहे और अभी तक वो सदर मुमलिकत हैं। तजर्बा अच्छा नहीं रहा, उसमें बिल्स भी कुछ रोके गए जो पार्लियामान की तरफ से प्रेसिडेंट साहब को रेफर हुए, कुछ और भी गुफ्तगू हुई, इलेक्शन की डेट के हवाले से कई मामलात हुए। सो आपके ख्याल में अगर सदर पाकिस्तान का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होगा, वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नवाज के होंगे, सो वो वर्किंग रिलेशनशिप ठीक तरीके से कायम रहेगा अगर पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनती? देखिए, इसमें दो इसको वो हिस्सों में हम वो बात करते हैं। जहाँ तक अवान सदर की बात है ना, तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो अवान सदर है उसने बहुत मौक़ों के ऊपर जानिबदारी का सबूत दिया है। जबकि जो तारीख आसिफ अली जरदारी की है 2008 से 2013 तक आप देख लें, उन्होंने तो पाकिस्तान के वाहिद वो प्रेसिडेंट है जिन्होंने 58(2)B दोबारा वापस दे दी नहीं, उस सूरत में कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वफाक में, उन्होंने अपने इख्तियारात वापस दिए थे। तो क्या अभी उनके पास पीपल्स पार्टी थी ना सर? नहीं, वो आपकी बात ठीक है। तो अभी भी आप अगर कोई ये समझते हैं ना कि पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वो ठीक सोच रहा है। जब आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं, जब काबीना के तमाम फैसले पीपल्स पार्टी की मशावरत या इनपुट उसमें शामिल होगी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है? पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और उसकी हुकूमत के नफा नुकसान की बराबर की हिस्सेदार होगी। ये नहीं हो सकता कि वो ना हो। दूसरा जो आपने कहा ना कि अवाने जो प्रेसिडेंसी का क्या रिलेशनशिप होगा, मैं ये अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर भी और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर भी मैं कहता हूँ कि एक इंतहाई अच्छा रिलेशन होगा। वेरी राइट। और उसको कोई जो ये 4-5 सालों में जो कुछ होता रहा है ऐसा नहीं होगा। अवान सदर जो है वफाक की अलामत है और सारी इकाइयों को साथ लेके चले। बिल्कुल ठीक। बाबर गौरसी साहब, इससे पहले इलेक्शन से पहले जरदारी साहब भी ये कहते थे कि हम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे, सरप्राइज़ देंगे। बिलावल साहब की भी जो गुफ्तगू थी बड़ी एग्रेसिव थी, और अब खबरें ये भी आई और बिलावल साहब ने भी कहा कि जी मुझे ऑफर हुई थी कि वो कुछ अरसे के लिए वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आपके ख्याल में ये दानिशमंदाना फैसला है कि उनके पास एक चांस था, या उन्होंने ठीक फैसला किया आपके ख्याल में सियासी तौर पे अपने कैरियर के लिए कि वो वज़ीर आज़म बन सकते थे चाहे कुछ अरसे के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इस वक्त नहीं बनना चाहता और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हक है कि वो बड़ी जमात है और उनको बनना चाहिए? देखिए शहजाद, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर बनने की बात है तो डेफिनेटली जो जिस तरह हम बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग की, तो इस फार्मूले के तहत तो कहा गया था कि जी 3 साल या 2.5 साल एक प्राइम मिनिस्टर, तो 2.5 साल दूसरे प्राइम मिनिस्टर, और जो दूसरे आइनी ओहदे हैं उनके ऊपर भी बात हुई थी। लेकिन देखें, जब आप पहले 3 साल रहते हैं और उसके बाद जब पॉलिसीज़ बन जाती हैं
तो जो PMLN थी उनकी अपनी पॉलिसीज़ होनी थी और उनके जो प्रोजेक्ट चलने थे या प्लानिंग होनी थी या फॉरेन रिलेशंस की बात होनी थी या IMF के साथ मुज़ाकरात की बात होनी थी। आगे आपको पता हालात आगे मुश्किल थे, तो उन मुश्किलात से निकलने के लिए उनको टाइम लगना था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, मेरे ख्याल में तो उनको बनना चाहिए था। लेकिन क्योंकि जब भी प्राइम मिनिस्टर बनने का किसी को चांस मिले तो इससे बड़ी ऑनर की क्या बात होती है कि 266 लोगों में से हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बने। वो बिल्कुल बनना चाहिए था, लेकिन चूँकि पार्टी के फैसले होते हैं और पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया है, मेरे ख्याल में लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने दानिशमंदाना फ़ैसला किया है। बिल्कुल दानिशमंदाना है। पावर शेयरिंग की जब बात की जाती है तो आपको पता है कि जिनके पास तादाद कम होती है उनको पावर शेयरिंग में हिस्सा ज़्यादा मिलता है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, इससे पहले भी माजी में मिसालें हैं कि 10 रुकनी जो थी पार्टी थी उसको CM पंजाब बना दिया गया परवेज़ इलाही साहब को। तो इसलिए जब भी निगोशिएशंस होती हैं तो जो जिनके पास नंबर कम होते हैं उनकी निगोशिएशन ज़्यादा होती हैं। MKM की बहुत सी मिसालें हैं। MKM PTI की भी इत्तेहादी थी, MKM पीपल्स पार्टी की भी इत्तेहादी थी, MKM मुस्लिम लीग की। मैं एक बात कर रहा हूँ पावर शेयरिंग फार्मूले की। अब ये पावर शेयरिंग फार्मूले की जो आपने गौरसी साहब बात की है, इसके तहत कोई जमात हुकूमत में आए यानी कि काबीना का हिस्सा बने या ना बने, लाइक ज़ाहिर है कि वोट देंगे और उन्हीं के वोट की वजह से अगला वज़ीर आज़म जो है मुंतखब होगा। क्वेश्चन इज दिस के जो भी फैसले वज़ीर आज़म या उनकी काबीना करेगी, हो सकता है कि वो एलाइज को अच्छे ना लगें, उस पर उनकी रिजर्वेशंस हों, तो ये जो सपोर्ट है ये जारी रहेगी, क्योंकि इस पे भी सवालात हो रहे हैं कि अगर आप काबीना का हिस्सा नहीं बनते लेकिन फिर भी कोई जो फैसले हैं उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। सो ये एक बड़ा चैलेंजिंग नहीं होगा कि सियासी जमातों को भी साथ रखना है जिन्होंने वोट दिया और फैसले भी करने हैं मुश्किल जो शायद दूसरों को पसंद ना हो? नहीं, लेकिन देखिए बहुत से फैसले ऐसे होने जो आपको पसंद नहीं होने, लेकिन चूंकि आप इत्तेहादी होने, आप चाहते हैं कि ये जो हमारे इत्तेहादी वज़ीर आज़म है ये मुल्क को आगे लेकर चलें, क्योंकि बात तो मुल्क की होनी है, स्टेट की होनी है। जब फ़ायदा मुल्क का होगा तो उसमें पार्टियों को बहुत से नुकसानात भी होते हैं, लेकिन वो पार्टियां बियर कर जाती हैं कि ठीक है मुल्क की खातर हमने कुर्बानी दी थी। जिस तरह ये कहते हैं कि जी 16 महीने की जो हुकूमत थी हमने मुल्क के लिए, अगर हम ना लेते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। ये बिल्कुल ठीक बातें हैं। तो इसलिए इनको रेजिस्टेंस नहीं आएगी मेरे ख्याल में, क्योंकि तमाम जो इत्तेहादी हैं वो वाइज हैं और उन्होंने जो फैसले करने हैं पार्लियामेंट में रह के करने हैं। बाकी तकरीरें तो आपने देखा है कि इससे पहले भी जो पार्टीज़ के अंदर भी लोग होते हैं वो भी मुखालिफ तकरीरें कर देते हैं। उन तकरीरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा अगर वोटिंग होती है, कोई बिल्स आ जाते हैं, अगर उनमें मुखालफत होगी फिर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी मुखालफत नहीं आएगी। ठीक, हैदर ज़मान कुरैशी साहब, इससे पहले जो हुकूमत PDM की रही उसमें फ़ॉरेन मिनिस्टर के तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब काम करते रहे और उनकी तारीफ़ भी हुई, उनकी पजीराई हुई और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्रेडिट लिया इस चीज़ का, इसको प्रमोट किया कि यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं और उन्होंने जो है बहुत सारे क्रिटिकल इशूज़ पे बड़ा अहम काम किया है। सो अगर उनका एक एक्सपीरियंस है, उनकी एक रैपो है, तो वो पाकिस्तान के लिए क्यों यूटिलाइज़ नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि आप सियासी कैरियर को आगे रख रहे हैं बजाय इसके कि आप रियासत और मुल्क का ख्याल रखें? कुरैशी साहब, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। आई होप यू कैन हेयर मी। जी, वी कैन हेयर यू। आप जारी रखिए। देखिए बात यह है और थोड़ी सी इसलिए हैरान कुन और परेशान कुन भी है कि अगर हम वजारतें ले लेते तो ये तनकीद होती कि देखें जी ज़ाती मफाद के लिए वजारतें ले ली, दर्जनों वज़ीर, ख़जाना खाली है, बोझ है। आपको तो इसको बल्कि वेलकम करना चाहिए ब्रॉडली अक्रॉस द मीडिया कि हमने PML नवाज़ को एक फ्री हैंड दिया है कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस जो है वो जिस अंदाज में करना चाहें, वो घर के बंदे सारे लगा दें कैबिनेट में, वो रिश्तेदार लगा दें, वो बोर्डों के चेयरमैन लगा दें, उनको हम एक फ्री हैंड देना चाहते हैं ताकि कल को उनकी जो गवर्नेंस है वो एक आइडियल तरीके से हो और वो ये फील ना करें कि हम किसी कोलिशन के प्रेशर में हैं। पहली बात है, तो इसको आपको वेलकम करना चाहिए और बल्कि मैं तो ये डिमांड करूंगा कि MQM को भी और काफ लीग को भी अननेसेसरली, आप जब एक गवर्नमेंट का हिस्सा हैं आप सपोर्ट करें। पहले ही मुल्क दिवालिया होने के करीब था, आपको इतनी बड़ी वज़रा की ब्रिगेड नहीं चाहिए। आप 12-15 वजीर बनाएं और अपना काम करें और लीन एंड मीन कैबिनेट होनी चाहिए। एक सवाल है, बात करनी चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात ये है, देखिए जब आप उनकी लेजिस्लेशन है, मनी बिल होगा, वजीर आजम का वोट है, जो पाकिस्तान के लिए जो प्राइवेटाइजेशन है, SIFC के इनिशिएटिव्स हैं,
हम कोई एक इमेच्योर जमात नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, कोई रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी हैदर जमान कुरैशी साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे यहीं पे। जब तहरीक इंसाफ की है। हुकूमत को आप लोगों ने हटाया हाँ, तहरीक हाँ। अदम एतमाद के नतीजे में उस पर एक आर्गूमेंट या बयानिया ये था कि इस वक्त हमने रियासत को बचाना है, बहुत गंभीर मसाइल हैं। आपके ख्याल और वो उसी सूरत में हल हो सकते हैं कि जब आप सारे साथ मिलकर लाइक माइंडेड पार्टीज मुल्क को आगे लेके चलें। या तो वो मसाइल ख़त्म हो गए हैं कि आपको साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप अगेन बात वही आती है कि आप समझते हैं कि अपना पॉलिटिकल कैपिटल आप लूज़ कर देंगे अगर आप नून लीग के साथ काबीना में बैठे तो। नॉट एट ऑल। ये कैसे आप अस्यूम कर रहे हैं शहजाद, या ये ओपिनियन बना रहे हैं कि इफ यू आर नॉट इन द कैबिनेट यू कैन नॉट असिस्ट। बहुत सारी टास्क फोर्स, बहुत सारी कमेटीज होती हैं, सारे लोग तो काबीना में नहीं होते। हम मुल्क के लिए काम करेंगे, जो अच्छे इनिशिएटिव्स होंगे हम सपोर्ट फराहम करेंगे। क्या काबीना में आप पार्लियामेंट्री कमेटीज, आपको याद है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान को एज कश्मीर कमेटी चेयरमैन पूरी दुनिया में भेजा था, ही वाज नॉट द फॉरेन मिनिस्टर। तो अब बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो आप विदाउट बीइंग इन द कैबिनेट मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। और एक ओवर आर्चिंग तो ये कह देना कि क्योंकि आप काबीना में नहीं है तो इसको इसलिए रिफ्रेश आप कर देता हूं, फेस सेविंग कर रहे हैं, ये मकसद नहीं है। आई थिंक द स्पिरिट इज दिस दैट हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन एक हमारी पोजीशन है कि हम अगर काबीना में होते तो हम समझते हैं कि पीएमएल नवाज अपना जो भी इकोनॉमिक एजेंडा है वो शायद नहीं कर पाएगी। ऑलराइट, चलें एक सवाल रिफ्रेश करके पूछ लेता हूं कुरैशी साहब आपसे। अगर आप काबीना में शामिल हुए तब आपके पास क्या आर्गुमेंट होगा कि इस वजह से हम काबीना में शामिल हो रहे हैं? सर, अगर हम काबीना में शामिल हुए तो हमारे पास कोई क्रेडिबल रीजन होगा, लेकिन लेट मी अश्योर यू वेरी क्लियरली कि हम काबीना में शामिल नहीं होने जा रहे। और हम इसलिए नहीं हो रहे कि हम इनको सपोर्ट नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है। हम मुल्क और कौम पर अननेसेसरी बर्डन नहीं बनना चाहते। हमारी गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत, वजीर आजम काबीना जो भी फैसले करेगी उसको इंडोर्समेंट हासिल होगी पीपल्स पार्टी की, चाहे आप काबीना में हो या ना हो। ऐसे ही है। ऑफ कोर्स मनी बिल होगा, सारी ऐसी चीजें होंगी। हम अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर तो गवर्नमेंट माइनॉरिटी हो जाएगी ना, और ये हम नहीं कहना चाह रहे। आई थिंक इस स्पिरिट को पॉजिटिवली तरफ लेना चाहिए। और पीएमएल नवाज के दोस्तों को हमने इस बात पे कायल किया है, दे हैव अंडरस्टूड। हमने तो उनके ऊपर प्रेशर कम कर दिया है। अब वो जिसको मर्जी जितनी वजारतें दे दें, चाहे काफ को दे दें, एमक्यूएम को दे दें, अपनी पार्टी के लोगों को दें। पाकिस्तान शेख साहब के पास जाना चाहता हूँ। हैदर साहब, शेख साहब, ये जो खबर चल रही है कि एमक्यूएम, पोर्ट्स एंड शिपिंग, मवासलात, आईटी और ओवरसीज पाकिस्तानी ये जो वजारतें हैं इनमें दिलचस्पी रखती है, ये तो पहले इसको ज़रा प्लीज़ कंफर्म कर दें कि दुरुस्त बात है या नहीं। देखिए, कुछ बातें तो जो अभी चल रही हैं मुख्तलिफ, मैं भी न्यूज़ चैनल्स पे देख रहा हूँ कि कोई ऐसी डिमांड चल रही है कि जहाँ पे मिनिस्ट्रियों को मांगा जा रहा है। ऐसी बात कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारा जो सिर्फ एक ही इस वक्त मौक़िफ़ है, और पूरी पार्टी जो है, आपको पता होगा कि तकरीबन 3 से 4 महीने से हम एक ही चीज़ से बात कर रहे हैं। हमारा फोकस ये है कि एक आइनी अमेंडमेंट लेके आएँ जो कि तमाम सूबों के लिए एक बेहतरीन रास्ता होगा, जो कि हम चाहते हैं कि एक उसमें लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें और उसके बाद आवाम के मसाइल हल करें। देखिए, हमारा ये जितने भी मामलात हैं, यकीनन अब हम जो है फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी इस तरह की, जहाँ पर जो है वो मिनिस्ट्रीज का ही मसला आएगा, गवर्नरशिप का मसला भी आएगा, सीएम का मसला आएगा, सेनेट में आएगा, चेयरमैन आएगा। लेकिन तरमीम लानी है जिसमें लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना है, सूबाई हुकूमतों से आपने इख्तियारात नीचे तफवीज़ करने हैं, लेकिन वो खाली आप और नून लीग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पीपल्स पार्टी को भी साथ रखना पड़ेगा। हो सकता है किसी दूसरी जमात को भी आपने साथ मिलाना पड़े उस 2/3 अक्सरियत के लिए जो दोनों ऐवानों में आपको चाहिए। देखिए शहजाद साहब, हम चाहते हैं कि इसमें तमाम पार्टी ऑन बोर्ड हों, और हमने एक बड़ा प्रोग्राम जो यहाँ पे किया था उसमें तमाम पार्टियों को मदऊ भी किया था और सब राज़ी थे उसके ऊपर। सिर्फ पीपल्स पार्टी रह गई। हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के भी हमारे जो साथी हैं वो इसको आईनी अमेंडमेंट को देखें
और ये देखें, ये मकसद जो है वो हमें अपनी पर्सनल नहीं चाहिए, ये तो तमाम सूबों के लिए ना, पंजाब के लिए भी है, बलूचिस्तान के लिए भी है, केपी के लिए भी है, सिंध के लिए भी है। अब अगर हम वो जो डिवॉल्व करके हम लेके आ जाते हैं, देखिए फंड्स का मसला ये आता है कि जब हम जब फेडरल से जो NFC अवार्ड मिलता है, उस अवार्ड को हम चाहते हैं कि एक नीचे की हद तक डिवॉल्व हो, यानी कि जो प्रोविंशियल हम फाइनेंस कमीशन की तरफ जाना चाहते हैं। हम वो चाहते हैं कि ऐसा कानून बन जाए कि जहां पर मेयर के पास इख्तियारात हो। देखिए MNA MPs जितने बने होते हैं, ये अमूमन जो है फंड्स के लिए और PSDB से लाने के लिए बहुत कोशिश रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काम जो है वो बल्दियाती गवर्नमेंट का, हमारा NA जो नेशनल असेंबली के मेम्बरान है या प्रोविंशियल असेंबली के मेम्बरान है, वो लेजिस्लेशन करें, ऐसी लेजिस्लेशन लेके आए जो कि अवाम के मफादात में हो और अवाम जो है उससे उनको जो है रिलीफ मिले। इस वक्त महंगाई जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, हमारे पास गैस के मसले हैं, इलेक्ट्रिक के मसले हैं, तो ये चीजें हमें हल करनी है बैठ के। हम समझते हैं कि सब पार्टियां ऑन बोर्ड रहेंगी तो उसमें ये होगा, हर एक का हिस्सा रहेगा। अगर कोई पार्टी कहती कि हमें ये नहीं चाहिए, मैं कहता हूं सब चीजें लेते हुए करें काम को, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेंगे, ओन करेंगे, आपने ओन करना है। वो मैं तमाम पार्टिसिपेंट से कर लूं। वकार सती साहब, एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जमात ने कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी कौमी सतह पे नहीं दिखाई इलेक्शन में, लेकिन और उसके बाद वो इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी हमारे साथ तो कोई धोखा हुआ है या वहाँ पे गड़बड़ हुई है इलेक्शन में, नताइज हमारी जो है ना आने चाहिए थे, जो आ सकते थे वो नहीं आए, और सारे का सारा उनका जो इल्ज़ाम था तहरीक इंसाफ की जानिब था। अब जिस पर वो गड़बड़ का, गलत काम करने का, फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठ गए वो जाके। ये चीज़ ज़रा समझाएं कि क्या हुआ ये कि जिनसे इतराज़ था उन्हीं के साथ आप बैठ गए। मैं इसका भी हम जवाब देते हैं, लेकिन जो सलाउद्दीन साहब ने बात की है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सिर्फ 2 जुमलों में उसको मैं कंक्लूड करूं। देखें, ये जो बात MQM कर रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो रास्ता है जिससे पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। आप दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक देखें, इवन तुर्की को आप देखें, तो उनमें बिल्कुल यही चीज़ है कि उनके बल्दियाती इदारे जो है बड़े स्ट्रेंथन है। जिस NFC अवार्ड की ये बात करें, और मेरा ख्याल आर्टिकल 160 है सलाउद्दीन भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसके तहत आप जो बल्दियाती अदारों को जो वो स्ट्रेंथन करते हैं, और ये सिर्फ MQM का मसला नहीं है, ये सबका मसला है। लेजिस्लेटर्स जो हैं उनका काम है कानून साजी करना, और जो वो तरक्याती काम जो है वो बल्दियाती अदारों का काम है। ये सारी दुनिया में ऐसा होता है, और इसके ऊपर तमाम जमातों को कान वो धरने चाहिए और ये काम करना चाहिए। दूसरा, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपने बात की ना, देखें धांधली का पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि हर पार्टी ये रो रही है कि धांधली हुई है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर धांधली होती तो क्या KPK में PTI के आज़ाद उम्मीदवार जीतते, और अगर PTI के हक में वो धांधली हुई है तो क्या वो पंजाब में नून लीग जीतती, क्या सिंध में जीतते? आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मौलाना फजलुर रहमान शहजाद, देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक मूव की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जाहिर है उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको दीवार के साथ लगा दिया गया है, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी यकीनी नशिस्तें उनसे छीनी गई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा नहीं है। नहीं, और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल जो है मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौलाना साहब को एतराज़ है कि उनके साथ गलत काम हुआ, कोई फ्रॉड हो गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जी धांधली हुई, और धांधली क्या हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने की, उनके बिहाफ पे किसी ने की। अब जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कि जिसकी वजह से उनको ये शिकस्त हुई, उन्हीं के साथ जाके वो तहरीक चलाएंगे, ये मुझे समझ नहीं आई बात। मेरा ना ख्याल कि किसी तहरीक के ऊपर उनकी पेशरफ्त हुई है, अब उनकी कोशिश, एक मुलाकात हुई है और अभी भी कोशिशें हो रही हैं कि आगे चलें, लेकिन ना जो नंबर शो हो रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को कोई वो बेनिफिट नहीं दे सकते। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है, वो जो हुक्मरान इत्तेहाद बन रहा है वो उसका साथ अगर ना भी देंगे, लेकिन वज़ीर आज़म को भी वोट देंगे और हर मुस्बत काम में हुकूमत का साथ देंगे। मौलाना नेगेटिव सियासत नहीं करते, उनकी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए और मुस्तहकम सियासत के लिए और पायदार जमहूरियत के लिए बड़ी खिदमत। बाबर गौरसी साहब, आपको है कि जैसे मौलाना ने PDM को लेके चले, उसके सरबराह थे और बड़ा उन्होंने, उनका एक सियासी किरदार है, बड़ा कदावर शख्सियत है, सो वो आगे चल के मतलब इस सोच के साथ चलेंगे कि चलें जो हुआ वो हुआ, इसको कबूल करते हैं और मुल्क की तरक्की में सियासी जो इस्तेहकाम है उसको लाने की कोशिश करते हैं। देखिए मौलाना साहब सही बिल्कुल जेन्युइनली जो हैं वो हार गए हैं, क्योंकि देखें वहाँ पे जो उनकी अपोनेंट जमात थी वो सारी जीत गई हैं, और कोई ऐसी नशिस्त ऐसी नहीं है कि जहाँ पे मौलाना कहेंगे जी मैं हार गया हूँ और दूसरा कैंडिडेट जीत गया, और जो उनकी जेन्युइन सीटें थी उनको मिल गई हैं।
यहाँ तक रही मौलाना साहब की पॉलिटिक्स की बात, तो मौलाना साहब ने हमेशा पावर पॉलिटिक्स की है। कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब जो हैं पावर कॉरिडोर से किसी दूर हटे हैं। आप 2002 में अगर वो अपोजिशन लीडर थे तो वो भी उसमें बैकडोर उनकी डिप्लोमेसी चलती थी। अभी PDM के सरबराह बने तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा शेयर था, हालांकि उनकी सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अगर उनकी मिनिस्ट्रीज़ देख लें तो मौलाना साहब को सबसे जो प्रिविलेज और पर्क्स वाली मिनिस्ट्रीज़ थी वो दी गई थी, और उन्होंने बहुत अपने लोगों को oblige भी किया है और सारी चीज़ें की हैं। आप देखें, उनको ये लगता था कि जैसे जी जब PDM बना तो उनको कहा गया था कि जी हम आपको सदर पाकिस्तान बनाएंगे, जो बातें हुई हैं। तो आप देखें जब हालात चेंज होते हैं पॉलिटिक्स में, हर रोज़ एक नया दिन होता है। तो अब मौलाना साहब को ये समझ आ रही है कि प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं और मेरे हिस्से में अभी तक कुछ नहीं आया, तो उन्होंने उस जमात के साथ मिल गए हैं जिनके उनके साथ नज़रियात ही नहीं मिलते, जिन्होंने उनका नाम बिगाड़ा, जिन्होंने उनके ऊपर तोहमतें लगाई, जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें की। और दोनों का अगर मंशूर देखें तो एक का मगरब है और एक का मशरिक है। एक ये भी नहीं है कि उनके करीब करीब भी हैं, लेकिन मौलाना साहब को पता नहीं, मैं इतना ज़ीरे इंसान समझता था, या तो पता नहीं उनको क्या हो गया, या उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, या उन्होंने बिल्कुल ये सोच लिया कि मैंने इन्हीं का साथ देना है। कि वो रेलेवेंट रहे, लेकिन नहीं शहजाद साहब रेलेवेंट रहे, लेकिन रेलेवेंट रहने का मकसद ये नहीं है कि आप उस जमात के साथ इत्तेहाद कर लें या उस जमात को कहेंगे ये सही कह रही है जिसका उनके साथ बिल्कुल मुखालफत हो, जिन्हें मेरा पॉइंट ये था कि उस जमात ही पर आप धांधली का इल्जाम लगाएं, उसी जमात के ऊपर आप कर रहे हैं, किसी उसी जमात के खिलाफ आप जो है लॉन्ग मार्च करें, उसी जमात के ऊपर आप फतवे दें, उसी जमात को आप उसके लीडर को आप ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजें जो कि मैं इस टीवी पे बैठकर कह नहीं सकता। तो इनको चाहिए कि अपनी इस जो सोच है इसके ऊपर वो रीथिंक करें और दोबारा साहब अब आगे, क्योंकि एक तगड़ी ऑपोजिशन भी कौमी असेंबली में हमें नजर आएगी, और माजी में हमने देखा कि जिस जमात से उनका ताल्लुक रहा है, जो ये अपोजिशन सीट पे मैंने बैठेंगे, उन्होंने स्ट्रीट एजिटेशन भी की, और मौलाना फजल रहमान तो ऑन द रिकॉर्ड हैं कि जी अब पार्लियामान के बजाय मैदान में फैसला होगा। लेकिन ये हुकूमत का काम है कि उन्होंने ऐवान को किस तरीके से चलाना है, अपोजिशन को साथ लेके चलना है, ऑन बोर्ड रखना है, कॉन्फिडेंस देना है, उनके हर खदशे को दूर करना है। सो ये कैसे कर पाएंगे आपके ख्याल में कि जब इतनी जो है हॉस्टाइल किस्म की अपोजिशन आपके सामने होगी? कुरैशी साहब देखिए शहजाद, अभी तो नंबर्स क्लियर नहीं है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबरान हैं 80-85 लोग जिन्होंने ये दिया है अंडरटेकिंग, इलेक्शन कमीशन में इवेंचुअली जो नोटिफिकेशंस होंगी और उसके मुताबिक जो सीट्स आएंगी, ये अच्छा साइजेबल नंबर है, एक मुनासिब। लेकिन मैं इवेंचुअली इस नंबर को काफ़ी डाइल्यूटेड देख रहा हूँ, और ये इतने लोग दिलचस्पी से भी नहीं आएंगे। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो आइडियोलॉजी है, या मस्जिद वादतुल मुस्लिमीन, उसकी आइडियोलॉजी उस साबका जमात से नहीं है जिससे वो मैंडेट या उन लोगों से वोट लेकर आए हैं, और वो उस माइंडसेट से पहले पार्लियामान से निकल गए जब उनके पास पूरे पाकिस्तान में हुकूमत थी। तो अभी भी उन्होंने कोई प्रोडक्टिव या तनकीद बराए इस्लाह के माइंडसेट से नहीं आना। गांधी का डंडोरा पीटेंगे या लोगों की पगड़ियां उछालेंगे, या वही वेनम ओरिएंटेड उनका माइंडसेट है। आप ये देख लेना कि उन्होंने इलेक्शंस के बाद किसी से भी बात करनी मुनासिब नहीं समझी। तो मौलाना साहब भी आई थिंक अगर उनको कोई एक्स्ट्रा पाउंड ऑफ फ्लेश मिल गया किसी सूरत में, तो दुरुस्त फरमा रहे हैं आपके पैनलिस्ट कि शायद वो भी स्टेप बैक कर जाएं, वो भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे ये तो आपके खैर अलाय रह चुके हैं, इस पे मैं क्या बात करूं, आपने आपका पॉइंट खैर आ गया। शेख सलाउद्दीन साहब, सेम क्वेश्चन कि जब आप हुकूमत का हिस्सा होंगे, आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हर फैसले को सपोर्ट करना, अपोजिशन के खदशात को दूर करना, अवामुन्नास को बताना कि ये फैसला कैसा है। ये मुश्किल कितना होगा कि जब एक बहुत ही मजबूत किस्म की अपोजिशन होगी जो हर वक्त आप पे तनकीद कर रही होगी और कोशिश करेगी हुकूमत ना चल सके। बरमला उन्होंने कह दिया है कि जी हमारे उम्मीदवार के अलावा कोई भी शख्स वज़ीर आज़म बना तो हमें कबूल नहीं होगा। शेख साहब देखिए इस वक्त यकीनन हम एक कोalition की तरफ जा रहे हैं, और एक पॉजिटिव हमारा एक फैक्टर उसमें चाह रहे हैं कि तमाम जितने भी लोग हैं वो पॉजिटिव रहें, और हम किसी भी हम हुकूमत के साथ ज़रूर हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होगा कि हम पाकिस्तान हमारे लिए पाकिस्तान फ़र्स्ट है
अगर हम मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ ऐसी देखेंगे जहाँ पर हमें बात समझ में नहीं आ रही तो हम वो बात ऐवान में भी करेंगे और हम साथ नहीं देंगे हुकूमत का साथ ये होगा कि उनके अच्छे हर काम में साथ में हैं, उनके कोई गलत काम में हम साथ नहीं होंगे। जहाँ तक रहा अपोजिशन का, तो अपोजिशन का काम है निशानदेही करना। अच्छा, हमारे पास जो है थोड़ा सा हम अपोजिशन को जरा डिफरेंट तरीके से कैसा होंगे, आप अपने आप को नून लीग से या काबीना से कैसे अलग कर सकते हैं कि काम सही हो या गलत हो? ये तो मतलब अजीब सी बात है कि तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको उससे हुकूमत से अलग तो कोई नहीं तसव्वुर करेगा। जो वज़ीर आज़म का फैसला होगा वो काबीना का फैसला होगा, आप काबीना में शामिल होंगे तो आपका फैसला होगा। नहीं अलग उसमें नहीं शहजाद साहब, जब काबीना के अंदर हम बैठे होते हैं तो वहाँ पर अगर कोई फैसले से अगर हम मुत्तफिक नहीं हैं तो हम उस फैसले में नहीं शामिल होते हैं और उसका आके ऐवानों में बताना होता है हमें कि ये फैसला हमारे से नहीं हुआ, ये फैसला इन्होंने खुद किया है। देखें इस वक्त जो है आपने माजी में बहुत सारी चीजें देखी होंगी। सैफर का मसला आपके सामने, बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता था, वो कागज बता दिया गया था। अगर काबीना में एक फैसला हो जाता है चाहे वोटिंग के जरिए या वज़ीर आज़म की डायरेक्शन पे, तो जो काबीना के मेंबर हैं वो कैसे उससे इख्तलाफ कर सकते हैं? अगर आपको इख्तलाफ है तो आप हुकूमत से अलहदा हो जाएं, अदरवाइज तो आप ये नहीं कह सकते कि हम काबीना में बैठ के इसके खिलाफ हमने वोट डाला, हम इस फैसले में शामिल नहीं थे। हाउ इज पॉसिबल? मैंने आपसे ये मैं शहजाद साहब यही होता है। हमने कई दफ़ा आपने देखा होगा हम हुकूमत से बाहर निकले इसी वजह से कि बहुत सारे फैसले गलत होते थे और बहुत सारे फैसले जो है मुल्क के मफादात में नहीं होते थे। तो आज भी मैं आपसे आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि हम हर वो फैसले में जो मुल्क के मफादात में होंगे हम उसमें शामिल होंगे, अगर नहीं होंगे तो हम उसमें बाहर भी आ सकते हैं। कोई हमें बांध के नहीं रखा गया। पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया, आपने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वेरी मच। वकार सती साहब के पास लास्ट 2 मिनट से सर मैं दोनों मेहमानों को लेना चाहता हूँ। एक जमहूरियत का रास्ता यही है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। वकार सती साहब, अब सुन्नी इत्तेहाद में जाने के बाद वो जो एक सोच थी कि सियासत कैसे करनी है और किस तरीके से, वो मुनासिब भी नहीं थी उस वक्त जो माजी में करीब में मामलात होते रहे हैं। आपके ख्याल में कि जो लोग गए हैं उनकी सोच तब्दील हो जाएगी? क्योंकि उनके जो सरबरा हैं उनके वालिद साहब का ताल्लुक नून लीग से रहा है, उनकी मदद से वो पार्लियामान के मेंबर कई दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं। आपके ख्याल में कि ये एक डिफरेंट टाइप की अपोजिशन होगी जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगी, इश्यूज पे बात करेगी, या वो माजी की अपोजिशन होगी जो हर वक्त हमें डी चौक पे नजर आएगी? देखिए शहजाद, बिलखुसूस ये जो लोग आज़ाद थे और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं, इनका माजी अगर आप देखें तो बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं है। और दूसरा, पार्लिमान की सियासत आपने भी कवर किया है, हमने भी किया है। साहबजादा फजल करीम साहब आपके भी दोस्त थे, हमारे भी जानने वाले थे। वो किसी और तरह का सोचते थे, वो बड़े धीमे मिजाज के, बड़े पॉजिटिव किस्म के थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब जो वो हामिद साहब हैं वो भी उनके फुट स्टेप्स के ऊपर आगे वो जाएंगे। बाकी जैसे शेर अफजल मरवत साहब हैं या और लोग हैं, इनके मिजाज बिल्कुल ऐसे नहीं है, इनकी बातें ऐसी नहीं है कि पार्लियामान के अंदर। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब उन्हें समझना चाहिए कि ये मुल्क किसी और वो तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यहाँ पे हारमोनी दिखानी होगी, बर्दाश्त दिखानी होगी, यहाँ पे स्पेस लेनी भी होगी और स्पेस देनी भी होगी अगर आप चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े। तो वरना मारा मारी और ये नहीं वो नहीं, इस तरीके की अब कोई गुंजाइश नहीं है। बाबर गौरसी साहब, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सती साहब ने ठीक कहा है कि जो अपोजिशन होगी वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होगी। उनका सिर्फ एक ही मकसद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक सपोर्ट जो है, पब्लिक ओपिनियन, उसके ऊपर बात की जाए, उनकी सपोर्ट ली जाए, सोशल मीडिया पे हमारी लोग तारीफ़ें करें। लेकिन कंस्ट्रक्टिव जो अपोजिशन है वो मुझे नज़र नहीं आती, जो जिस तरह के जो पॉजिटिव बात करेगी, जहाँ पे हुकूमत अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करे, और जहाँ पे वो गलत काम की जानिब जाएँ या कोशिश करें तो उसको रोकने की कोशिश करें। टफ टाइम होगा और पाकिस्तान की तारीख की जो है मजबूत तरीन अपोजिशन होगी और बहुत ही ज़्यादा जो हुकूमत को है वो टफ़ टाइम देगी। और जिस तरह आपने कहा कि डी चौक में, और मुझे ये डी चौक में ही नज़र आते हैं हर वक्त, कोई मतलब असम्बली को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत वाइज तरीके से चली और उनको कहा कि जी जो आप चाहते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए, इनके शहरियों के लिए अच्छा है, तो उनके साथ अगर कोऑपरेट किया बहुत तो शुक्रिया बाबर गौरसी साहब, चीज़ें बेहतर होंगी। आप हमारे साथ मौजूद थे। वकार सती साहब आपका, शेख सलाउद्दीन साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब, आप दोनों हजरात का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।